बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। और उम्मीद है और यकीन है कि आप खैर खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ हर गुज़रते लम्हे को क्वालिटी के साथ गुजार रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ। और बहुत अच्छा लगता है कि जब फैमिली की बात आती है तो उसमें फिर छोटे बड़े बुज़ुर्ग तमाम अफराद फैमिली के जो हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। और जितना हो सके फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बामानी होना चाहिए। यानी क्वालिटी टाइम का मतलब ही मुझे ये याद पड़ता है हमारे बचपन में अम्मी अब्बू जो हैं हमेशा से हमें, और फिर अब हम ये करते हैं अपने बच्चों के साथ कि जितना होता था बाहर लेके जाया करते थे, लाइब्रेरीज़ बिलखसूस लेके जाते थे। और मुझे याद है कि अम्मी जो हैं हमें बुक शॉप्स लेके जाया करती थी किताबों की दुकान पे, और कहा करती थी कि भाई किताबें लो। और सिर्फ किताबें हम ख़रीदा नहीं करते थे, हम बैठ के उधर उसको पढ़ते भी थे कि उसका पीछे से हर किताब की बैक के ऊपर उसका मफहूम लिखा होता है कि भाई ये किताब किस चीज़ के बारे में है, किस उन्वान के बारे में है। और इससे इतनी लर्निंग हुआ करती थी। और मुझे तब बचपन में तो समझ नहीं आती थी, तब मैं कहती थी कि अम्मी ये कहाँ हमें लेके आ रही हैं, हमें तो फ़लाँ चॉकलेट की शॉप पे जाना चाहिए या फ़लाँ जगह पे जहाँ पे झूले होते हैं, जिस तरह बच्चे सोचते समझते हैं। लेकिन अब जाके समझ आती है कि जितना बच्चों को किताब से आप दोस्ती का रुझान मुतारुफ़ कराएंगे और किताबों के साथ जितनी दोस्ती बच्चों की करवाएंगे, उतना बच्चे का जहन खुलता है और उसमें क्रिएटिव लर्निंग डेवलप होती है, आइडियाज़ डेवलप होते हैं। और ये आइडियाज़ ना सिर्फ एकेडमिक्स यानी पढ़ाई में, बल्कि प्रैक्टिकल ज़िंदगी में भी। आप देखें कि कितनी मज़े की बात हो कि आप किसी महफिल में बैठे हों और कोई भी टॉपिक के ऊपर कोई गुफ्तगू हो रही हो तो आपको पहले से उसके बारे में इल्म हो। तो ये वो किताब ही है, ये वो नॉलेज ही है जिसकी वजह से आपको वो टॉपिक के ऊपर या वो उस मज़मून के ऊपर अबूर हासिल हो सकता है। तो जितना हो सके बच्चों को बिलखसूस और छोटी उम्र से ही अगर आप बच्चों में ये आदत डेवलप कर लेंगे तो बड़े होके, और आप ये याद रखिएगा और आप ये गूगल भी कीजिएगा कि जितने भी बड़ी अहम शख्सियात इस दुनिया में सक्सेसफुल हैं, किसी भी शोबे से वाबस्ता हो, वो साल में न जाने पता नहीं कितनी किताबें पढ़ते हैं, अपने मसरूफ़ वक्त में भी किताब पढ़ते रहते हैं। और वो किताब ज़रूरी नहीं होता कि उनके बिज़नेस या उनके काम से रिलेटेड हो, जनरल नॉलेज की भी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी के किसी हिस्से में ज़रूर काम आती है। तो जितना हो सके बच्चों तक किताब और किताब से दोस्ती और मोहब्बत और लगाव डेवलप कराना ज़रूरी है। अच्छा जी, आज आपकी मुलाकात होगी पहले सेगमेंट में सादिया अरशद से, और साथ ही साथ हम आज हॉरोस्कोप को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और किचन काउंटर पे शेफ़ अनम है, पहले ज़रा उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कितनी प्यारी लग रही हो अनम। थैंक यू। वेरी नाइस। अच्छा जी, क्या होने वाला है आज? हम स्नैक में बनाएंगे चिकन हनी विंग्स, ठीक है, और साथ में हम बनाएंगे चिकन चीज़ बर्गर्स, और साथ में हम एप्पल ऑरेंज जूस बनाएंगे। एप्पल ऑरेंज जूस, एक्सीलेंट। तो आप बनाना शुरू करें, हम सादिया अरशद के सेगमेंट में जो एक ब्रेक लेंगे तब मैं फिर आपकी तरफ आऊँ। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। मैंने कहा बाकी काम निपटा के आपकी तरफ आऊँ। अच्छा, हम कलर्स की बात करते हैं तो कलर्स की भी एक थेरेपी होती है जिसको हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में। बिल्कुल होती है। आपको पता है कलर्स सूदिंग भी होते हैं, आपको एग्रेशन भी देते हैं, आपको रिलैक्स भी करते हैं, आपको वार्म अप भी करते हैं, बूस्ट अप भी करते हैं। ऐसा ही है जिस तरह ये अनम का लाल कलर जो है ना एकदम से अलर्ट कर रहा है। अलर्ट भी कर रहा है। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एनर्जेटिक कलर है, किंगली कलर है, और ये एकदम से आपको एनर्जेटिक करता है। ऐसा ही। तो अगर आप बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हो और किसी दिन आपका काम करने को मूड ना हो तो आपको रेड कलर ही पहनना। मेरी एक आंटी हैं, जब वो बोर होती हैं ना तो वो रेड कलर की लिपस्टिक लगा लेती हैं एंड इट वर्क्स फॉर हर। बिल्कुल करता है। तो एक दिन मैं उनके घर गई ना तो मैंने देखा तो एमी तैयार हुई हुई, तो मैं कहा आप कहीं जा रही? कहती नहीं। मैं कहा फिर ये लाल सुर्खी क्यों लगाई है? तो कहती मैंने खुद से मुलाकात करनी थी, मैंने खुद को भी तो खुश करना होता है, तो खुद से भी मुलाकात बड़ी जरूरी है। अब जाके ये बातें समझ आती हैं। बताओ, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की है, खुद से मुलाकात। और यहाँ पे हम लोगों के अंदर बुराई ही ये है कि हम पहले खुद से तो मुलाकात नहीं करते, दूसरों से हम मुलाकात करने चले जाते हैं। ऐसा ही है। यानी कि आपके अंदर का मौसम अगर अच्छा ना हो तो बाहर का मौसम क्या खाक अच्छा लगेगा। बिल्कुल। अच्छा, बाहर के मौसम की बात हो रही है तो सितारे क्या कह रहे हैं? आइंदा आने वाला हफ्ता क्या कुछ कहने वाला है? बड़ा कुछ कह रहा है। सबसे पहले तो ये वीक बड़ा इंटरेस्टिंग है
और अब तो है ये मंथ भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। बहुत से लोगों की इस मंथ में बर्थडेज भी हैं क्योंकि ये मंथ है जी पाइसेस का मंथ। ओके। ठीक है, और पाइसेस एक ऐसा ज़ोडिक साइन है जो कि सबसे लास्ट में आता है। लेकिन चलिए आज थोड़ी सी पाइसेस की पहले क्वालिटीज़ बताती हूँ। ये जो पाइसेस ज़ोडिक साइन है ना, ये सब साइंस की यानी कि एरीज से लेकर जितने भी एंड तक पाइसेस आती है सबकी क्वालिटीज़ को कैरी करते हैं। जो एरीज की, टॉरस की, जेमिनी की, सबकी क्वालिटीज़ इनके अंदर होती हैं। और अगर हम बात करें तो बहुत से प्लैनेट्स इस वक्त पाइसेस में हैं। अब होएगा क्या? एरीज से बात करते हैं। एरीज आप लोगों के लिए वंडरफुल टाइम, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो लोग रिश्तों में जाना चाहते हैं, शादी, रिलेशन, मंगनी, जो भी आप लोग, मगर इसको हम कहते हैं मजबूत रिश्ते आते हैं, बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। बड़ा अच्छा वक्त है आप लोगों के लिए। जो लोग बिजनेस वगैरह से रिलेट हैं, आप लोगों के लिए किसी नई चीज़ की ऑल ऑफ अ सडन जैसा नई चीज़ की शुरुआत वो भी हो सकती है। तो ज़िंदगी की नई शुरुआत या कारोबार वगैरह में नई चीज़ की शुरुआत। जो लोग जॉब्स करते हैं उनको मेरा मशवरा है कि अभी कोई चेंज लाने के बारे में ना सोचें, ये अच्छा वक्त नहीं है। हाँ, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आपने पास्ट में कुछ अच्छा किया है तो रिवॉर्ड मिल जाएगा। टॉरस की तरफ चलते हैं तो जी टॉरियंस आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग आएगी। यहाँ पे ट्रैवल अगर आप करना चाहते हैं, कहीं पे शिफ्ट होना चाहते हैं, जो अक्सर कहते हैं जी हमें इमिग्रेशन चाहिए, उन लोगों के लिए अच्छा वक्त है। स्टूडेंट्स आपके लिए अच्छा वक्त है। कोई अगर आप फॉरेन पढ़ना चाहते हैं, नई किसी तालीम की शुरुआत करना चाहते हैं, फिर अगर आप लोगों को बहुत अरसे से, क्योंकि टॉरस ने काफ़ी सफ़र किया पिछले टाइम में, अगर ये किसी होता है कोई लिटिगेशन, अदालती मामला है, कोई प्रॉब्लम्स में घिरे हुए थे, ये वक्त इनको रिलीफ देगा। वैसे तो फरवरी के एंड से ही इनको रिलीफ मिल रहा है, तो ये पूरा वक्त अब इनके लिए रिलीफ का है। प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे जो नहीं मिल रहे थे। फिर आते हैं जी जेमिनीज पे। जेमिनीज फाइनली बहुत बर्डन वाली चीज़ से गुजरे हैं। इनके लिए जनवरी, फरवरी, इनफैक्ट लास्ट 4 मंथ्स वर नॉट गुड, क्योंकि हम ज़्यादातर लाइव कॉल्स लेते हैं तो ज़रा इसकी टर्न बड़ी देर बाद आई है। 4 मंथ्स को इतने अच्छे नहीं थे, अब फाइनली रिलीफ है, ईजी है। किसी बहुत मुश्किल से ये लोग निकले होंगे, वो अब चाहे खुद की मुश्किल हो, आगे से औलाद की मुश्किल हो, अपनी अपनी एक एज की कैटेगरी होती है। फाइनली रिलीफ है, लेकिन आप लोगों ने गुस्सा, तबीयत में जो जलालीपन है ना बहुत आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कलर्स की बात करते हुए कहती हूँ कि आप लोगों ने ज़रा अपने इस चीज़ पे गौर व फिक्र रखना है। नए रिश्तों में जाना चाहें, शादी, रिलेशंस बिल्कुल यहाँ पे आएंगे, लेकिन जिनके रिश्ते ऑलरेडी ट्रबल में गए हुए हैं, जो कहते हैं ना स्टोरी ज़रा एंड हो रही होती है, उनके लिए वक्त बहुत क्रिटिकल है। कोई जल्दबाजी में फैसले अभी मत कीजिएगा, क्योंकि लड़ाइयाँ झगड़े घर में बिल्कुल आ सकते हैं। फिर आते हैं जी कैंसर। कैंसेरियंस आप लोगों के लिए वक्त अच्छा है, बेहतरीन है। आप लोग सबसे जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, अपनी सेहत का ख्याल रखें। ठीक है, सेहत पे मसाइल आपको बार बार आएंगे और इसको हम कहते हैं ट्रिगर करने वाले प्रॉब्लम्स, जो कि बहुत अर्सा पहले कोई बीमारी, हेल्थ इश्यूज रह रहे होते हैं, वो इस टाइम पे ट्रिगर करते हैं। खास तौर पे नाक, ENT से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स नाक, कान, हैं, गला, हाँ जी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, जिनको यानी कि इस तरह के जितने भी होते हैं ना प्रॉब्लम्स, वो इस टाइम पे पीक पे रहेंगे। ख्याल रखिएगा सेहत का। और वो फिर बात है कि ये आपको एक और मैं हर चीज़ यहाँ पे प्लीज़ वाजे करूँ, कुछ लोगों को ना इसको हम कहते हैं जैसे टेंशन और एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, ये बेसिकली इसको हम कहते हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। वो चीज़ भी इस वक्त यहाँ पे आपको तंग कर सकती है जिनको रहते हैं। ठीक है, तो ट्रीटमेंट्स की तरफ जाए रादर देन कि आप सोचें कि इसको भी हम डिले में ले जाए। सोचेंगे तो यहाँ पे चीज़ें मजीद नुकसान देंगी। फिर आ जाते हैं जी लियोज। लियोज आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा बेहतरीन टाइम, नेम, फेम, स्टेटस, इस टाइप की चीज़ें होंगी। जो चीज़ें अनसॉल्व्ड आपकी रह गई थी, जो प्रॉब्लम्स आपकी थी, सबके सॉल्यूशंस मिलने जा रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं, शादी और इन सब रिलेटेड मामलात में आपको बड़े अच्छे और आसानी के जो है ना मामलात मिलेंगे। ट्रैवल करना चाहते हैं तो उधर भी को फ़ायदा होगा। जिनका काम ही ट्रैवलिंग से रिलेटेड है उनको भी फ़ायदा मिलेगा। सो ओवरऑल इट्स अ गुड टाइम। सही, बिल्कुल सही। फिर आ जाते हैं जी वर्गोस। वर्गोस आप लोगों के लिए भी वर्गो के बाद फिर शेफ अनम के पास में जी, आऊंगी। वर्गोस के लिए भी अच्छा वक्त है। सबसे अच्छी बात तो इस वक्त ये है कि वो वर्गोस जो कि सिंगल हैं, शादी के लिए कोई फैसले नहीं कर पाए थे, इसको हम कहते हैं प्रॉमिसिंग टाइम। ठीक है, कि भाई अब वो वाला मामला नहीं रहेगा कि अच्छा सोचेंगे, करेंगे। इस वक्त पे बिल्कुल रिश्ते तय होंगे, फाइनलाइज होंगे और हो जाएगा, यानी कि शादी का टाइम है।
तो अगर आप लोग किसी के तो फ्लर्टियश रिलेशन में हो तो वो नहीं चलेगा, यहाँ पे प्रॉमिसिंग रिलेशन आएंगे। फिर काम में बेहतरी आएगी, एक से ज़्यादा काम, एक से ज़्यादा प्रमोशंस जिस तरह होती है आपकी जॉब में, बिल्कुल वो चीज़ें आएंगी। ट्रैवल करना चाहें तो वो भी आएगा। इसको हम कहते हैं डोमेस्टिक ट्रैवल, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर का, या आप बाहर कहीं जाना चाहें, हर तरह से आपको आसानी मिलेगी और फ़ायदा भी मिलेगा, हर तरह से। बिल्कुल सही। अच्छा जी, ज़रा शेफ अनम की तरफ भी बढ़ते हैं। अनम बताइएगा कि ड्रिंक की रेसिपी क्या है? ड्रिंक के लिए जी हम ऑरेंजेस ले रहे हैं, आपको जो भी पसंद है, जैसे कि आप उसमें माल्टा भी ऐड ऑन कर सकते हैं, फ्रूटर भी ऐड ऑन कर सकते हैं, और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे फ्रेश एप्पल्स के साथ थोड़े से मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एप्पल जूस, इसमें जाएगा लेमन जूस, साथ में थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, शुगर टू टेस्ट, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, अदरवाइज स्किप भी कर लें, और उसको डाल के अच्छी तरीके से आइस डाल के उसको ब्लेंड करेंगे। अच्छा, एक ऑप्शनल चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाह रही हूँ कि आप इसके अंदर चाहें तो मिंट भी ऐड कर सकते हैं, वो बड़ा इसका रिफ्रेशिंग लेके आएंगे टेस्ट। अच्छा, और विंग्स का मुझे बताइएगा जी, हनी विंग्स के लिए मैंने विंग्स लिए हैं सिंपल 1/2 आपने उनको कर लेना है, और उसके बाद इसके अंदर सॉल्ट है, इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, थोड़ी ब्लैक पेपर, मस्टर्ड सॉस और थोड़ा विनेगर डाल के मैंने इसको ओवरनाइट जो है मैरिनेट कर लिया है। आप चाहें तो हाफ एन आवर पहले भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। लेकिन मेरी नज़र में जितना मुझे समझ कुकिंग की है, जितना मैरिनेशन का टाइम ज़्यादा होगा उतना मज़ा आता है, उतना अच्छा फ्लेवर आता है। हाँ। उसके बाद आपने प्लेन फ्लावर लेना है, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड ऑन कर लेना है, उसकी कोटिंग करनी है, कोटिंग के बाद आपने इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद आप इसकी सॉस रेडी करेंगे, 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, उसके अंदर गार्लिक को सौते करेंगे, उसके अंदर हनी ऐड ऑन करेंगे, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे, साथ में इसके अंदर ऐड करूँगी मैं थोड़ी सी जो है केचप के साथ डाल के इसकी 1 से 2 मिनट इसकी सॉस को स्टर करेंगे। स्टर करने के बाद जो हमारे फ्राइड विंग्स है वो हम उसके अंदर ऐड ऑन कर देंगे और उसको सिंपल एक टॉस करेंगे। अच्छा, जब आपने टॉस तब करने हैं जब आपने उसको सर्व करना है, क्योंकि अगर आप उसको पहले टॉस करके रख देंगे तो वो सॉगी हो जाएंगे, यानी कि वो उस तरह फ्रेशनेस और क्रंचीनेस उसकी नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक। तो आप बनाना शुरू करें और फिर इंशाल्लाह बना तो रही हैं, फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ेंगे जी। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे लिब्रास की। लिब्रास के लिए फाइनली बहुत अरसे के बाद, आई थिंक ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स के बाद एक बड़ा रिलीफ का टाइम है, स्पेशली इनकी इमोशनल लाइफ से रिलेटेड। इमोशनल लाइफ हो, हेल्थ हो, हर तरफ से इनको रिलीफ मिलेगा। जो रिश्तों में जाना चाहते हैं, फाइनल कमिटमेंट्स में जाना चाहते हैं, एक तो वहाँ पे बहुत अच्छा वक्त शुरू हुआ है। फिर जिनके रिश्ते बहुत ख़राब हुए थे, यानी कि मैरिड थे या जिन भी रिश्तों में प्रॉब्लम आई थी, वहाँ पे सुलह वाली बात, जिसको कहते हैं रिकन्साइलेशंस आएंगी। उससे अच्छी बात क्या है कि जिनको अपनी हेल्थ इश्यूज़ में बहुत प्रॉब्लम रह रहे थे, या हेल्थ इश्यूज़ भी ऐसे होते हैं जिसमें कोई नतीजा नहीं निकल रहा होता है, सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता, ये नहीं पता चल रहा था कि रूट कॉज क्या है, वहाँ पे आपके मसाइल हल होंगे। और ये फिर से कह रही हूँ कि लिब्रास को 4 to 5 मंथ्स के बाद ये वाला वक्त आया। फिर फेम आना, शोहरत मिलना, जो लोग क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, आपका कोई ट्रैवल आ सकता है, जो लोग ओवरसीज से रिलेटेड है या ओवरसीज जाना चाहते हैं, या कोई अनएक्सपेक्टेड सी कोई चीज़ यहाँ पे आ सकती है। सो लिब्रास के लिए आफ्टर ऑल इस टाइम पीरियड से आगे भी खैर अच्छा वक्त है, बेहतरी का वक्त ठीक है। फिर स्कॉर्पियोज आ जाते हैं। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो लोग जॉब्स करते हैं और जॉब्स में उनको कोई बेहतरी मिलेगी, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि एक फिर से वही बोल रही हूँ, मैंने शायद कुछ हफ्ते पहले बात भी की थी कि वो वक्त है जहाँ पे आपने जो पास्ट में जो भी किया होगा उसके आपको यहाँ पे रिवॉर्ड्स यानी कि फल मिलते हैं। तो ये बेसिकली स्कॉर्पियोज आप लोगों के ऊपर तो ये चीज़ बिल्कुल लागू होती है, और आप लोगों के लिए यहाँ पे रिलीफ है, बहुत अच्छा है, बेहतरी है। फैमिली साइड, होम साइड, यहाँ पे कोई चेंज होगा, पर्सनैलिटी का चेंज, आपको घर का शिफ्ट, घर की रेनोवेशन, कुछ इस तरह के मामलात में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको कोई बहुत अच्छे सर्कमस्टांसेस मिल सकते हैं। सो ओवरऑल यस, इट्स अ गुड टाइम फॉर यू गाइस। फिर आ जाते हैं जी सजिटेरियस। सजिटेरियस आप लोगों के लिए अच्छा है, बेहतरी है। थोड़ा सा गुस्से और जज्बात में आके फैसले मत कीजिएगा। गुस्से और जज्बात में आके अच्छी खासी जो चीज़ होती है ना, बनी बनाई चीज़, उसको ख़राब मत कीजिएगा। ये ख़ास तौर पे मैं इसको कहते हैं मटीरियलिस्टिकली बात करी हूँ, यानी कि पैसों वाइज आपने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई मामला आपका अच्छा चल रहा है, जिनके जॉइंट वेंचर्स होते हैं, जो पार्टनरशिप पे काम कर रहे थे, ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए है, क्योंकि पार्टनरशिप का टूटना और नई पार्टनरशिप बनने को इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बस जज्बाती मत होइए, ये इनके लिए ख़ास तौर पे एक मैसेज है। फिर आ जाते हैं जी कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स
ब्यूटीफुल टाइम, बड़ा बेहतरीन है। और ख़ास तौर पे लास्ट 2.5 ईयर्स से ये साल और कमिंग ईयर भी बेहतर रहेगा। आप लोगों के लिए ना फाइनेंसेस बेहतर होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, बेहतरी आएगी। कोई ट्रैवल करना चाहे तो यहाँ पे ट्रैवल भी होगा। और ये वो वक्त है जहाँ पे हम सब कहते हैं अनएक्सपेक्टेड गेन। अगर आप कहीं पे कोई पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी प्रॉपर्टी में, किसी भी चीज़ में, क्योंकि इसको हम कहते हैं हवाई रिस्क भी होता है, इसको हम हवाई रिस्क भी कहते हैं, वहाँ से आपको अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसा गेन बिल्कुल आ सकता है। फिर आ जाते हैं जी एक्वेरियस। एक्वेरियस आप लोगों के लिए भी बेहतर है। अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स यानी कि आमदनी जितनी है उससे कहीं ज़्यादा आपके एक्सपेंडिचर्स बिल्कुल होंगे। बाकी ट्रैवलिंग के हवाले से भी अच्छा है। एक और चीज़, जो लोग शादी करना चाहते हैं, रिलेशन में है किसी भी तरह से, यहाँ पे एक से ज़्यादा रिलेशन आना, एक से ज़्यादा कोई मामला बनना जिसमें डुअल माइंडेड होना, डुअलनेस आ सकती है, उसमें एहतियात कीजिएगा। सोच समझ के रिश्तों में आगे की तरफ जाइएगा, क्योंकि ये वक्त आपको सारा वक्त डुअल माइंडेड रखेगा, बहुत डुअलनेस रहेगी। फिर हमारा लास्ट ज़ोडिक साइन जो है जी पाइसिस है। पाइसिस आप लोगों के लिए वैसे तो फरवरी एंड से ही वक्त अच्छा है, बेहतरी का है, स्पेशली फाइनेंसिस के हवाले से। बहुत बैड फेज देखा है, लास्ट ईयर कोई बहुत अच्छा नहीं था पाइसिस के लिए। इस साल में आसानी का ये वक्त, और ख़ास तौर पे कोई 11 मार्च से ही ये वक्त शुरू हुआ है, इनके लिए आसानी आएगी, बेहतरी आएगी। जो भी काम स्टक थे, नहीं चल रहे थे जिन लोगों के, वहाँ पे बेहतरी आएगी। और जो लोग सिंगल हैं, शादी के लिए कोई मामलात को आगे की तरफ चलाना चाहते हैं, यस दिस ईयर इज़ गुड, मगर ये वक्त अभी सिर्फ अप्रैल तक है। मैं थोड़ा सा लंबी बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अक्सर लोग हमें कॉल्स भी करते हैं, पूछते भी हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं आसानी हो जाती है। तो ये वक्त आप लोगों के लिए अच्छा है। अगर आप लोग कोई नया काम भी करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप लोग करेंगे नई चीज़ों की तरफ, यानी कि पुराने काम, पुराने रिश्ते, पुराने ताल्लुकात तक ख़त्म होते हैं और नए रिश्तों में, नए ताल्लुकात पे, क्योंकि बहुत से लोग, बहुत से चेहरे जिसको कहते हैं ना, वाजे होंगे आप। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इसी के साथ ये जो सेगमेंट है अपने अख्ताम को पहुंचता है। सादिया, थैंक यू सो मच। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और ख़वातीन और हज़रात, आपसे अभी मुलाकात रहेगी प्रोग्राम में। और इस वक्त हम एक यंग इमर्जिंग टैलेंट, और भाई अहमद अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी बहुत ही खूबसूरत आवाज़, और अहमद को इसलिए तारुफ की ज़रूरत नहीं है कि एक तो यंग इमर्जिंग टैलेंट हैं, लेकिन साथ ही साथ अस्मा अब्बास साहिबा के बेटे हैं। अस्मा आपा तो वैसे हमारी आपा हैं, और टैलेंट रन्स इन द फैमिली। तो तारुफ मजीद इसलिए नहीं मैं कराऊंगी कि सारी बातें जो है ना, बाकी वो फिर हम इनसे इंटरव्यू करेंगे तो बात करेंगे, लेकिन इस वक्त बुलाएंगे जल्दी से अहमद अब्बास को। आ जाइएगा। हसदे नराही केड़े रस्ते लाया माई, मेरे ते हसदे नराही केड़े रस्ते
जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात। और ब्रेक पर जाने से पहले अहमद अब्बास की आवाज़ में हमें हो जाती है फम्बलिंग, होनी चाहिए इसलिए क्योंकि इतनी पावरफुल आवाज़ है अहमद की माशाल्लाह से। तो अहमद अब्बास को हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जिंदा साहबा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अहमद तुम मैं नहीं अभी ऑफ एयर नहीं ना, ऑन एयर आप कहना है, वैसे ऑफ एयर ऑन एयर भी कहना चाहिए। ये इतने से थे और करते 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 वैसे कद लंबा ज़्यादा हो गया है उम्र में छोटे ही, ऐसा ही है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल मैं तो नहीं ना बूढ़ी हुई? नहीं नहीं, आप बिल्कुल वैसी हैं, और बल्कि आपने तो मुझे बहुत छोटे देखकर अब हम एक जितने लगते हैं। शाबाश, वेरी गुड, ये हुई ना बात। डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है और हम तीनों एक ग्रुप है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? क्या कॉम्प्लीमेंट दिया है? चेक की है और इतनी माशाल्लाह पावरफुल सही आवाज कह रहे हैं, बिल्कुल सही। और पता है क्या, आई थिंक दैट ही इज गॉट अ लॉट ऑफ पैशन इन हिज वॉइस, है ना? और आवाज ऐसी जो कि जाके हर दिल के ऊपर दस्तक दे। हेलो, मैं आई हूँ, मुझे सुनो। ऐसा ही है अहमद, इतनी पावरफुल माशाल्लाह, और आवाज पे अबूर हासिल यानी कंट्रोल है आपका, ये बड़ी बात है। कितने अरसे से अब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, कब से माशाल्लाह? तो आपा मैं अराउंड 5 साल हो गए मुझे गाते हुए। ठीक है। शौक तो मुझे बचपन से था, लेकिन वो फाइंड आउट करने में ज़रा थोड़ा टाइम लगा कि मैंने एक्चुअली सिंगर ही बनना है, और मतलब मैंने इस चीज़ को परस्यू करना है कि नहीं करना, तो इस चीज़ में टाइम लगा। लेकिन 5 साल हो गए हैं गा रहा हूँ। और अब समझ आइए ना कि गाना गाना आसान नहीं है, मजाक नहीं है। बिल्कुल भी आसान नहीं है, बल्कि अब तो जब इस फील्ड में आया तो पता लगा कि हर दूसरा इंसान बहुत सुरीला और बहुत अच्छा गाता है। ट्रू। तो आपको अपने काम पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और यू हैव टू बी द बेस्ट इन योर यू नो द फील्ड। बिल्कुल, और लर्निंग का प्रोसेस जिंदगी की आखिरी सांस तक जारी रहना चाहिए, ये चीज़ है। और इसी तरह फिर इंसान तरक्की करता है। जो बच्चे ये समझ जाएं, और हमारी नौजवान नस्ल बहुत बाशऊर है माशाल्लाह से, एंड दे नो कि कि आपने सक्सेसफुल होने के लिए लर्न करते रहना है। इतनी अच्छी तकरीर की, मेरा दिल चाह रहा है तुम और मैं भी गाना शुरू हो जाए। है, मैं जब गाती हूँ ना तो लगता है साथ बेसुरे आदमी गा। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है एमी, सीरियसली। हाँ, अच्छा खासा गा लेती हो। कब आपने सुना है? वैसे ही मैंने तारीफ की है आपकी, ऐसी झूठी झूठी। हाँ, झूठी दोस्ती वाली। ये दोस्ती वाली, हाँ नहीं झूठी झूठी नहीं, दोस्ती वाली तारीफ। अच्छा जी, तारीफ की तो बात हो रही है, लेकिन डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा का जो सेगमेंट है, आप सबका बहुत ही, तमाम सेगमेंट्स बहुत मकबूल अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से, थैंक यू सो मच। अच्छा, आज का जो टॉपिक डॉक्टर साहिबा के सेगमेंट में है वो आप लोगों की खास तौर पे फरमाइश पे एंड बहुत रिक्वेस्ट भी आ रही थी। डॉक्टर साहिबा, ऑब्वियसली हम डाइट के हवाले से तो बात करते हैं, लेकिन फिर बिलखसूस डाइट टू इम्प्रूव क्लॉग्ड आर्टरीज, यानी जो बंद शरियाने हैं उनको खोलने के लिए क्या खुराक इस्तेमाल की जा सकती है, सादा अल्फाज में, ताकि लोगों तक भी समझ आ सके। आप बेहतरीन तरीके से बता सकते। अच्छा सुंदस, ये चूंकि आप कह रही हैं कि इतना फरमाइश लोगों ने की, प्लस यू आल्सो कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ डॉक्टर्स, आपके आसपास सारे डॉक्टर्स हैं, तो आपने देखा होगा कि आजकल एपिडेमिक की तरह फैल रहा है कि इवन यंगर जनरेशन में भी आती है कि जी आर्टरी ब्लॉक्ड है, या कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए, सांस बहुत चढ़ रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। उसकी बहुत बड़ी वजह एक तो इनएक्टिविटी है, लेकिन हमारे लाइफस्टाइल के साथ साथ डाइट का बहुत बड़ा असर है। ऐसा ही है। और डाइट में सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल करना। अच्छा, मैं इस प्रोग्राम में ये भी बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऑयल्स जो हैं वो आपकी सेहत के लिए मुज़र हैं। सही। और आपकी बॉडी में सोजिश करते हैं जो कि आगे जाके आर्टरीज को बंद करते हैं। अब ऑयल एक ऐसी चीज़ है सुंदस जो हम रोज़ खाते हैं। ऐसा ही है। सुबह दोपहर शाम अंडा भी उसमें तलते हैं, फिर सालन भी उसमें बनता है, कबाब भी उसी में फ्राई होते हैं। ये सुड़ सुड़ की आवाज़ें जो कि ये मैडम अनम साहिबा भी चीज़ें ऑयल में कर रही हैं। तो ऑयल की चॉइस होनी चाहिए, या मक्खन, या देसी घी, या उसको क्या कहते हैं, कोकोनट ऑयल, यानी कि कोकोनट क्या हो गया, नारियल का तेल, और या सरसों का तेल। ठीक है। ये 4 ऐसे तेल हैं जो कि इस बॉडी में सोजिश नहीं करते। ठीक है। ठीक है। अब बंद शरियाने जो हैं, ये कि बंद शरियाने ना हो, एक तो हम टिप ऑफ द डे बाद में बात करेंगे, लेकिन जो अक्सर चीजें हैं उसमें रोल जो है उसमें गार्लिक का है, जिंजर का है, यानी कि अदरक और लहसुन। और अदरक और लहसुन का तो कहते हैं कि आप सुबह उसको लें, एक तुरी लें देसी लहसुन की, और उसको जो आपकी छुरी का पिछला हिस्सा है उसको ऊपर रख के ऊपर से मारें, तो उसको काटना नहीं है, ऐसा ही है। उसको क्रश करके आप उसको पानी के साथ ले लें। जिन लोगों को एसिडिटी होती है वो उसका सिरके में वो डाल लें, क्या उसको कहते हैं, अचार, और उसको अपने नाश्ते के दरमियान में खाएं। ओके। नॉट इन द मॉर्निंग एट खाली पेट। ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं जिंजर में।
जिंजर का भी एक तो अचार भी बनता है, लोग सिरके में भी डालते हैं। जिंजर को हम यूज कर सकते हैं एज अ कावा। जिंजर को हम खानों में यूज कर सकते अदरक हैं, यानी। जिंजर को हम सैलेड में यूज कर सकते हैं। अब अक्सर आपने देखा हलीम के ऊपर जब वो डालते हैं तो Garnishing। हमारे खाने जो है ना बड़े अच्छे हैं, बस उसमें चॉइसेस सही सही करके डालनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया लेमन। लेमन आजकल बहुत है। लेमन को अच्छी तरह धो के ब्रश से साफ करके उसको पील समेत यानी छिलके समेत खाएं। है जो उसका असर है आपकी शरेयानों के ऊपर वो खाली लीमू निचोड़ के नहीं है। ओके। मैंने सिरके की एक बोतल ली हुई है, नींबू का अचार जो है, हाँ, मैंने एप्पल साइडर विनेगर लिया, उसके अंदर मैंने फुल लेमन आधे काट के डाले हुए, अदरक डाला है, लहसुन डाला है, कलवंजी डाली हुई ठीक है। ये 4 चीजें मेरी जो हैं, इसका मैं कभी सिरका भी डाल के पी लेती हूँ, कभी उसमें सालन में डाल दिया, बड़े मजे का वो लगता है, जरा सा आप 2-3 कतरे डालें या बीच में से कोई चीज निकाल के आप उसको डाल लें। ये आपकी रोज की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब आप रोटी सालन के साथ मिला के खा रहे हैं तो आपको नहीं तंग करेंगी। डॉक्टर साहब, लेकिन जो लीमू है, साबुत लीमू, जरा अहमद की भी शक्ल बनी है और मैंने भी जरा हैरत में, आप लोग बहुत चक्का रह गए हैं। तो हाँ, तो अगर हम अचार लीमू वाला ले लें, हाँ। उसमें भी तो छिलका साथ ही होता है, तो दैट्स इक्वली गुड। यार आपको पता नहीं है, पीपल वेस्ट में ये करते हैं, फ्रीज कर लेते हैं लेमन हाँ। को, फ्रीज करके उसके बाद क्रश करके उसको खाने में डाल के खाते बिल्कुल हैं। सही। जो लीमू अगर है ना क्वीन, तो उसका जो पील है ना वो बादशाह है, जिसको हम बेचारे को फेंक देते हैं, चलो जी तुम तो गटर में जाओ। अच्छा, ये वही लीमू है कि लेमन चिकन हम बड़े शौक से जी। खाएंगे, लेकिन हाँ। घर में वैसे लीमू रोल रहे होंगे, हाँ, वो मुंह नहीं उनको लगाएंगे। लिफ्ट नहीं कर रहे होते। वाकई वैसे ये बात सही है, ये वही बेचारे लीमू हैं जिनको हम इतनी इज्जत नहीं दे रहे होते। हाँ। आमंड्स, अच्छा, अब आमंड्स का जब मैं कहती हूँ तो बेहतर यही है रात को भिगो लें, सुबह उठ के साथ अपने बादाम खा लें, अच्छे होते हैं आपकी सेहत के लिए, ओमेगा 3 वगैरह भी देते हैं, आपकी इम्यूनिटी के लिए भी बेहतर होते हैं। फिर उसके बाद होगी फिश ट्वाइस वीक ज़रूर खाएं, और फिश में बहुत ज़्यादा मोटी फिश की वो ना करें। कई लोग आप देखते होंगे कि कई दफ़ा फिश के पीसेस होते हैं जिनमें बहुत मोटी मोटी चर्बी होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो वाले ने कोशिश करें कोई लीनर पीसेस लें। अक्सर हम लोग गड़बड़ तब कर जाते हैं जब बेसन में डबो के, ऑयल में डबो के उस बेचारी फिश की मत मार देते हैं। तो अगर हम उसको ग्रिल कर लें, एयर फ्रायर यूज़ कर लें, स्टीम कर लें, या नॉन स्टिक पैन में कम पकाएं उसको, मतलब जैसे कम ऑयल में पकाएं, तो वो बहुत अच्छा रह जाता है। आप सुंदर यकीन मानो कि आम फ्राइंग पैन पे भी अगर आप थोड़ा सा डालो, क्या उसको कहते हैं, ऑयल, उसमें डालो आप हल्का सा बेकिंग सोडा, उसके ऊपर आप रखो फिश, लेमन डालो, ब्लैक पेपर और उसको आप कवर कर दो और उसको नीचे से हल्की सी आग जला दो, तो 15 मिनट में आपका अलग किस्म का पीस तैयार हो जाता है। बिल्कुल। और जो मछली का सालन होता है वो बहुत अच्छा बड़े होता है, मजे का और टेस्टी होता है। उसमें वो मेथरे और उसमें वो सारी चीजें पड़ती हैं। दो स्पाइसेस आर वेरी गुड फॉर हेल्थ। बिल्कुल। बल्कि वो कई लोग खग्गे खाते हैं और कहते हैं कश्मीरी, वो कहते हैं बड़ा अच्छा वसा, कितनी खुश हुआ है ना अहमद खाया लगता नहीं अच्छा, मैंने ये चीजें खाई तो हैं, लेकिन इनको बनाते कैसे हैं और ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन आपके घर पहले अफादियत के लिए हमसे बात करें, बनाने के लिए अम्मा- उनसे, और अम्मी को प्रोग्राम बहुत के लिए शौक आप है। इनसे बात करें। अम्मा को बहुत शौक है ये वो शोरबे वाली मछली बनाने का, हाँ। लेकिन हमारे घर में बस बाबा और भाई मेरे खाते हैं, और कोई मछली मैं भी इतना ज्यादा शौक से नहीं खाता। मेरी मछली। बात सुनो, आप तो सूंघते होगे खाना, सेहत कसम तो से। बिल्कुल ही है ना, बिल्कुल ही नहीं खाते हो, खाने का शौक है कि नहीं? मछली नहीं, वैसे मैं बहुत खाता हूँ, लेकिन मेरे टाइमिंग बड़े खराब है। रात को लेट खाना, फिर नाश्ता दोपहर को करना जाके, क्यों? क्योंकि बस आपको पता है रात को लेट सोना, फिर सुबह लेट उठना। बट डू इस यू वजह से। थिंक कि देयर समथिंग रॉन्ग विद योर रूटीन में? तभी रूटीन, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि नॉर्मली आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी सोना चाहिए, हाँ। जो एक्चुअली नॉर्मल रूटीन होती है। बिल्कुल, क्योंकि उससे मुझे लगता है कि बंदा एक्टिव भी नहीं रहता है, को नहीं मेंटली रहता। भी जो है ना आप डिस्टर्ब रहते हो। लेकिन अब मैं म्यूजिक करता हूँ तो वो सारी रात फिर वो बैठे रहते हैं सिस्टम के आगे, तो फिर वो सुबह हो जाती है, फिर सुबह उठना, फिर वो सारा ऊपर नीचे हो जाती है रूटीन। वहां पे आपको छूट मिल सकती है, लेकिन अदरवाइज आई थिंक जिस तरह ये बता रहे हैं, ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल एंड ही एडमिट्स इट कि यू नो रूटीन को फॉलो करना, बट ऑब्वियसली इनके काम की नौयत ऐसी हाँ, है कि इनके यहाँ काम पे की क्या? ऐसे है, लेकिन इवेंचुअली आगे जाके टोल लेती है। इसलिए आई थिंक कि वंस ही, पहली बात ये है कि आप एक चीज को एक्सेप्ट करो, एंड ही इज गुड इनफ टू एटलीस्ट से इट आउट लाउड। लोग मुझे तो तो लग रहा था कहते मुझे हैं, बताना भी नहीं चाहिए, मुझे लगा शायद मैंने बता दिया। नहीं बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि बहुत से लोगों की रूटीन है और आपकी विसातत से
उन तक ये पैगाम पहुंचेगा कि भाई इसको प्लीज चेंज करें, इसलिए नहीं कि हमारा प्रोग्राम चले, इसलिए कि हम चाहते हैं कि आपकी सेहत बेहतर हो। और इस तरह की रूटीन की आदि मैं भी एक जमाने में, हम सब रहे हैं भाई। एग्जैक्टली हाँ, आप ये कोई सुंदर बड़ी बात देख रहे हो यंग लड़कों में बाल गिर रहे हैं। True. जो यंग लड़कियां, मिडिल एरिया वेट गेन शुरू हो रहा है, सोजें पड़ी हुई हैं बाल मुंह के ऊपर, सफेद हो रहे हैं भाई, एग्जैक्टली बच्चे प्रीमेच्योर बच्चियों ग्रेइंग हो रही है। हाँ। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अल्लाह की साइकिल, नेचुरल साइकिल को ना फॉलो करके आहिस्ता आहिस्ता आगे आ जाती है। अब इन बच्चों की उम्र पे सेल रिन्यूअल जल्दी है, जल्दी जल्दी सेल्स रिन्यू करते हैं, बट बियॉन्ड 30 जाके सेल रिन्यूअल कम हो जाता है। बिल्कुल, हार्ट की भी अनफॉर्चुनेटली डिजीज Exactly. 30s में आ रही है। एग्जैक्टली बहुत स्केरी है। और उसके अलावा जो है आप यूज करें एवोकाडोज के अलावा बनानास यानी कि आलू जो हैं वो, आलू कह रही हूँ, केला, हाँ। वो बहुत अच्छा है। केले के अंदर पोटेशियम होती है, आपकी ब्लड प्रेशर को भी लोअर रखता है। खजूर का इस्तेमाल, अगेन पोटेशियम है, आपके उसको नीचे रखेगा, जो उसको कहते हैं क्या, क्लॉगिंग ऑफ द आर्टरीज ठीक है। को। उसके बाद हम आ जाते हैं हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, दूध के अंदर डाल के लें, कई दफ़ा कावों के अंदर भी आप कर सकते हो, खानों के अंदर तो पड़ ही रही है। लेकिन सुंदर एट द सेम टाइम वी नीड टू टेल पीपल कि अपने घर में चीज़ें मंगवा के पिसवाएं, जैसे कि हमारी नानी दादियाँ करती थी, बिकॉज समटाइम्स आप बाजार से कोई चीज़ें लें तो वो मिलावट ज़्यादा होती हैं और आपको उतना फ़ायदा नहीं होता। बिल्कुल। और लास्ट चीज़ जो है वो आ गई कलवंजी जो है दैट्स वन ऑफ द किंग्स ऑफ ऑल थिंग्स। तो कलवंजी के 7 दाने सुबह के वक्त या सलामो पढ़ के ज़रूर खाएं, दे आर सो गुड। एक तो आपके खून को भी पतला रखते हैं और आपकी आर्टरीज को भी क्लॉग या बंद होने से बचाते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहबा, जो हल्दी, शहद और दूध है वो ये माना जाता है या ये काम तासुर है, इसमें कितनी हकीकत है कि दैट इज़ वेरी गुड, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इसको इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए? ये बहुत अच्छी चीज़ है। वो लोग जिनको डायबिटीज़ है वो स्टीविया डाल लें या कम हनी डालें, तो रात के वक्त आप इसको अगर पी के सोते हैं तो आप हफ्ते बाद देखें कि आपको जिस्म में जो तमाम हड्डियाँ शड्डियाँ आपकी दर्द कर रही होती हैं और सुबह हाय हाय करते उठते वो सारा ख़त्म हो जाएगा। कहते हैं कि एक बहुत मशहूर दवाई है आइबुप्रोफेन दुनिया में, कहते हैं कि हल्दी जो है वो उसके साथ की है। मसलन आप आइबुप्रोफेन ख़त्म करें और हल्दी लें, दैट इज सो गुड फॉर यू। इतना है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ। अच्छा जी, टिप ऑफ द डे? टिप ऑफ द डे है कि आपने एक तवाज़न होता है, उससे मिला के 17% आपने अदरक लेना है, 17% लीमू विद द छिलका लेना है, 17% आपने लेना है गार्लिक, और उसके साथ आपने एप्पल साइडर विनेगर जो है 35% लेना है, और ये सारे मिला के आपने एक ड्रिंक बनानी है। ये ड्रिंक जो है दिस इज़ वेरी गुड फॉर द हार्ट। इस ड्रिंक का आप मैं अपने एक दिन हम बैठ के, हमारे पास अभी टाइम का, मैं आई टेल यू कि कैसे बनाते हैं, इसका बनाने का तरीका है, और वो आप इस्तेमाल करें तो दिस इज़ वेरी गुड। एप्पल साइडर विनेगर जो एबटाबाद से मिलता है ना, वो मैंने देखा है कि बहुत अच्छा और प्योर होता है। ठीक है, आपके कोई रिश्तेदार हैं एबटाबाद में, मेरे लिए ले आए सेब का सिरका? अहमद, 4-5 बोतलें? एबटाबाद में तो नहीं है, फिर लेकिन अगर होते तो वो भी सिरका कहाँ से लेकर आते हैं? क्यों तो सिरका लेके आए भला, जो जहाँ हमने सिरका मंगवाया, हमको कोहिनूर हीरा मांग रहे हैं। हाँ भला, मुल्तान से मैं सोहन हलवा मंगवाती हूँ तो फिर सिरका एबटाबाद से जो ताल्लुक रखता है हमसे रब्ता करें। डॉक्टर साहब एक सवाल है, मुझे पता है आपने बहुत मुझे बातें सुनानी, बट अब 17% कैसे हमें पता चलेगा? यही तो बताना है अगले प्रोग्राम में हमने। हाँ। हम इंशाल्लाह, क्योंकि दिस इज अ होल थिंग, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि उसके क्या हमने लेने हैं और उसको सही तरीके से बनाए, वरना ये आपको मिल भी जाता है बना हुआ। यू कैन स्टार्ट ऑफ विद इट मॉर्निंग में, हैव 1 टीस्पून इन वाटर। आप उसको नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं जिन लोगों को एसिडिटी हो। मैंने देखा है सुंदर, इसके ऊपर लोगों के कोलेस्ट्रॉल बेहतर होते हुए खुद से। ओके, लेकिन अब मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, अब आपने जैसा परसेंटेज बताई, अब बैठ के आम शख्स कैसे परसेंटेज गिनेगा कि इतनी परसेंट ये? मैं वही कह रही हूँ ना कि मैं आपको वो पूरा, हमें एक प्रोग्राम चाहिए Demonstrate कर होगा लो। जिसमें हम उसको वेट वाइज सबको बताएंगे। Okay. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये मुरक्कब बाजार में भी दस्तयाब है, आप ले भी सकते हैं, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। स्टार्ट हैविंग दिस, इट इज़ वेरी गुड। बिल्कुल। अगला सेगमेंट आप चाह रही हैं कि उधर किचन काउंटर में आपको भी साथ ऐड किया जाए? जी, मैं ये आपने ने आइडिया दिया। ये आप ही का आइडिया, बिल्कुल सही। नहीं, अच्छा अहमद, मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी सिंगिंग के जॉनरा को कैसे डिफाइन करोगे, किस तरफ ज़्यादा रुझान है? अच्छा, मैंने वैसे अपने लिए, मैंने कभी अपने आप को किसी एक जॉनरा में फिक्स नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि सुना भी, पहले सुनते हुए गज़ल भी सुनी, मेहदी हसन साहब को सुना, फिर बीच में सजाद अली भी सुने, फिर हमने बीच में अहमद जाज़ेब आ गए, तो जैसे जैसे बड़े हुए हैं तो जॉनरास सारे मिक्स होते रहे मेरे सामने आपस में। ठीक है। तो इसलिए मैं, वैसे मुझे पसंद, शौक असल में मुझे गज़ल का, सेमी क्लासिकल गाने का मुझे बड़ा शौक है। वो पता चलता है, पता है, वो झलकता है आपकी आवाज़ से भी और आपकी पर्सनैलिटी से भी। और मेरे घर वालों से भी, आपको पता है, क्योंकि अम्मा, मेरी नानी, नाना,
वो लोग जो थे वो इन लोगों को बहुत, खाला भी सब इनको अहमद फॉलो बशीर करते साहब हैं आपके बहुत नाना तो बिल्कुल सब। आपकी, और नानी को भी नाना ने प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाई थी। एक्चुअल हार्डकोर क्लासिकल म्यूजिक सीखती थी वो। ऐसा ही है, हमेशा बुशरा आपा और अस्मा आपा ने बताया। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो अब आप जो गाना पेश करने वाले हो ये आपका अपना है, कंपोज किया हाँ हुआ? जी, ये मैंने खुद कंपोजिशन बनाई थी और ये मैंने एक ड्रामे के लिए OST गाया था, तो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। बिल्कुल सही। इसी के साथ डॉक्टर फरजीन मलिक का शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सो मच एंड आ जाइएगा, द स्टेज इज योर्स। बहुत सारी क्लैप में। गल सुन बंदया मुर्शद वाली, होना मर्जे चावे, मंग सिलाना मोहब्बत दा तू आपे बख्शया जावे। जिसे यार ना मिले उसे रब ना मिले, शब गम के सिवा कोई शब ना मिले, ना मिले ना मिले ना मिले ना मिले, जिसे यार ना मिले उसे रब ना मिले। दिल की बातें रह गई दिल में,
जी ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद। वेलकम बैक वंस अगेन पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से वीकेंड एट होम की ये जो ख़ास नशिस्त, वैसे तो स्पेशल हर प्रोग्राम, लेकिन इस प्रोग्राम का ये सेगमेंट जो है बड़ा स्पेशल इसलिए क्योंकि आज हम ट्रिब्यूट पेश करने वाले हैं इस सेगमेंट पे उन तमाम स्टार्स को, उन तमाम इंस्टीट्यूट्स को जो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के गोल्डन एरा, जो अब भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये वो गोल्डन एरा बिलखसूस कि जब पीटीवी एक वाहिद चैनल और जो इस स्क्रीन के ऊपर जो चेहरा आया करता था वो चेहरा ऐसे ही नहीं आ जाता था। एक प्रॉपर ट्रेनिंग, एक प्रॉपर तरबियत, एक प्रॉपर रिहर्सल, एक प्रॉपर समझ लें समझ बूझ के साथ आके अपना 108% दे के आपके दिलों में घर करने का जो ये अमल है, ये इन तमाम स्टार्स ने किया और इसीलिए आपके दिलों में ये तमाम सितारे राज करते हैं। और मैंने ये सोचा कि मैं इन तमाम अकेडमीज़ में इसलिए कहूँगी क्योंकि हम इनसे सीखते हैं। इनका तारुफ बैठ के कराऊंगी तो ये बड़ी गलत बात होगी, तो तारुफ बड़ों का जो है उम्दा तरीके से कराना चाहिए। और मुझे लगता है अभी भी मैं इंसाफ नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मैंने सोचा कि खड़े होकर इन तमाम सितारों का, और फिर आज हम बात करेंगे पीटीवी की फॉन्ड मेमोरीज़ और वो ज़माना कि जब इन स्टूडियोज़ में रिकॉर्डिंग्स हुआ करती थी तो क्या कुछ होता था, क्या कुछ देखने को मिला, ये तमाम बातें हम जानेंगे हमारे सीनियर्स की ज़बानी। मेरी पहली मेहमान शख्सियत, अच्छा इनकी मैंने जब बीनिश जी की एक्टिंग देखी और पीटीवी के इनके शुरू के भी प्लेस देखे, रोबदार कैरेक्टर्स ना कि बंदा डर जाए, तो मैं इनको डर के एक दो दफ़ा देखा दूर से, मैंने डर के सलाम भी नहीं किया था शुरू में कि मैंने कहा पता नहीं गुस्सा ना कर जाए। फिर मुझे बाद में आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हुआ कि बीनिश जी तो इज़ सच अ फन लविंग पर्सन, लेकिन ये इनकी शख्सियत की खासियत और हुनर कि जो कैरेक्टर किया उस कैरेक्टर में जान डाली। और हमारे साथ मौजूद हैं आपकी अपनी बीनिश जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सुंदर? बिल्कुल ठीक, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। गुस्सा तो नहीं करेंगी ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। क्योंकि मुझे गुस्से वाली गुरी से डर लगता है। नहीं, प्यार वाली गुरी। प्यार वाली गुरी। फिर बहुत शुक्रिया। और मैडम की बात करें तो 1987 से करियर का आगाज हुआ पीटीवी लाहौर सेंटर से, और वो फॉन्ड मेमोरीज हम शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरी अगली मेहमान शख्सियत ख़वातीन हज़रात, ये मैं एक एंकर होने की हैसियत से ये बड़ी मैं अपनी नालायकी इसलिए समझती हूँ, लेकिन साथ इसमें मैं इस्लाह भी करती चलूँ कि जो बड़े लोग होते हैं उनका तारुफ करवाने के लिए फिर साथ साथ पॉइंटर्स के कहीं कोई कमी ना रह जाए इंट्रोडक्शन में। अच्छा जी, मेरी अगली मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत 1995 में पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क कोयटा सेंटर, और कोयटा सेंटर ने बड़ा पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूट किया है स्क्रीन को सजाने में। सो जावेद नवाब साहब को हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच, ह्यूज फैन आपके काम की, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इनके साथ तशरीफ रखते हैं जी और शाहिद इकबाल साहब, किसी से ढका छुपा नाम नहीं है, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की फैमिली का हिस्सा हैं, और अगर इनसे स्क्रीन पे ना मुलाकात तो पीटीवी के कॉरिडोर पे तो जरूर हो जाती है मुलाकात। ये बेस्ट बात है कि हफ्ते में 2 दिन तो हम ऑन एयर आते हैं, लेकिन हफ्ते में 8-9 दफा तो सलाम दुआ हो ही जाती है। और कई दफा तो इतनी मैं जज्बाती हो जाती हूँ कि गोल चक्कर लगाऊं तो पहले एक सलाम, फिर दोबारा गोल चक्कर, दूसरा सलाम, फिर तीसरी दफा कहती हूँ आप रुक जाओ ना जरा, इतना भी नहीं। बट हमारे साथ शाहिद इकबाल साहब मौजूद है, 1978 से पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए काम करे, सो इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सुंदर साहब? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। और आप तमाम सीनियर्स में ये नौजवान मौजूद हैं, अहमद अब्बास, और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक। पहले तो बताइएगा कैसे इनकी आवाज़ लगी? माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी। बहुत अच्छी है, वेरी नाइस। बड़ा बेस है, बहुत खूबसूरत वॉइस है आपकी। क्वालिटी नजर आई है। बड़ी देर के बाद मैंने कोई बेस वाला अपनी बिल्कुल, और ख़ास तौर पे अहमद में वो आजिज़ी है और वो हम्बलनेस है जो इंसान को कामयाब करती है, और ये कायम रहनी चाहिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, सो मैडम बीनिश जी। जी सुंदर जी। मैम, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर, पहले दिन की जो एंट्री है गेट के उस पार से इस पार, वो बयान करते हुए। हुआ यूं कि मेरी एक बहुत अच्छी सिस्टर थी, उनके घर मेरी मुलाकात हुई कमर अली शाह और नुसरत ठाकर साहब से। ठीक है। तो मुझे काम करना था, तो उन्होंने कहा कि तुम टीवी आओ तो हम तुम्हारा ऑडिशन लेते हैं। तो पता नहीं क्या बात थी कि मैं ठाकर साहब से डरती बहुत थी। उनसे सभी डरते थे। तो मैं बहुत डरती थी, और जब भी मेरा स्क्रिप्ट वो आके रिहर्सल लेते थे तो मेरे 14 तबक रोशन हुए होते थे और मैं बड़ी वो। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि पहला प्ले मैंने किया तो मुझे ये कहा गया कि
सिफारिश एक दफ़ा होती है, आगे काम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो मुझे ये था कि मैं उन लोगों के साथ काम कर रही थी जो मेरे आइडियल थे, यानी उज़मा आपा। क्या बात। मैं कोशिश करती थी, कहती थी कि जी मुझे हीरोइन नहीं बनना, मुझे उज़मा गिलानी बनना है। वाह। हाँ, हाँ। तो एक मेरे अंदर ये था कि मैं काम करूं। और जब मैं आई यहाँ पे, मुझे इसी स्टूडियो में काफ़ी लोग देखने के लिए आए, तो मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं क्या बात है, क्योंकि उज़मा आपा को डांटना था। ओके। वो मेरी नौकरानी का रोल कर रही थी और मैं मालकन, और मैं मतलब बहुत डरी हुई कि अब आपने होगा उनको क्या। डांटना है। मैंने उनको है। डांटना है। और मैं बड़ी परेशान कि यार मैं करूंगी कैसे। ठीक है। और मैं जाती थी उज़मा आपा के पास और जाके मैं घुटनों को हाथ लगाती थी, उज़मा आपा ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कैरेक्टर है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ये कैरेक्टर है। तो उन्होंने आके मेरे यूं करके माथे से बाल हटाने और कहना कि नहीं नहीं बच्चा, मुझे भी पता है कि ये एक्टिंग है, ये कैरेक्टर की वो डिमांड है। नहीं है। बहरहाल मेरे लिए वो बहुत बड़ा एजाज़ था कि पहले प्ले में मैं वो अपनी मेंटोर के साथ, मैं मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इनको करीब से देख भी पाऊंगी। बिल्कुल ठीक। तो मैं उनके साथ काम कर रही थी और वो बहुत अच्छा हो गया। तो ठाकर साहब का लगाया हुआ पौधा, और मैडम ये प्रोजेक्ट का नाम क्या था? उच्ची माड़ी। ओके। उच्ची माड़ी एक प्ले था, हम यादगार कर रहे थे। इंडो पार्क पे हमारे जो है वो प्लेस होते थे। ठीक है, तो ये स्पेशल एक था। ये स्पेशल था। ओके। तो उसमें शायद लक थी या मेरे सीनियर्स की मेरे साथ हेल्प थी कि सब लोगों को मैं अच्छी लगी, और उसके बाद काम का सिलसिला शुरू हो गया। सही। आपकी इजाजत से इस्लाह करते हुए, शायद लक नहीं, यकीनन मेहनत, लगन और दुआओं का नतीजा कि आप माशाल्लाह से फिर वहाँ पे। गफ्फार लहरी साहब, सब लहरी जो नाम है, सरनेम आपका है, यानी ये इंडस्ट्री में आने के बाद ये ऐड किया या ये हमेशा से नाम रहा है? हाँ, ये इंडस्ट्री के आने के बाद मेरे उस्ताद मोहतरम, मैंने जब उनसे 99 में नाम लिया उस्ताद जी से, क्योंकि मेरे उस्ताद जी का नाम था सफ़ीरुल्लाह सदीकी। ओके। और उनके वालिद का नाम था हबीबुल्लाह सदीकी। ये बड़ा लोगों को कम नाम होता है कि उस्ताद के बाप का नाम भी याद हो। तो उनसे मैंने इजाज़त ली कि मैं उस्ताद मोहतरम मैं आपका नाम लेना चाह रहा हूँ। तो आपको पता उनकी टेम्पो बड़ी खूबसूरत थी, उनका अपना एक लहजा था। तो मुझे कहने लगे कि देखिए वो खुदा बात ये है कि मैं नाम दूँगा, तुमने नमाज ज़रूर पढ़नी। उस्ताद जी नमाज तो हमें तमाम मुसलमानों को पढ़नी चाहिए। तो उनके साहबजादे थे कामरान लहरी। ओके। उन्होंने फिर मुझे उनको मैंने फ़ोन किया, ये मैंने तारक जैक्सन से नंबर लिया। ओके। ये उन्होंने बैठा हूँ, ठीक। उनसे नंबर लिया। फिर मैंने उस्ताद जी से बात कर मैं कहा उस्ताद जी मैंने आपका नाम लेना है, शर्त ये थी कि बेटा तुम नमाज पढ़ा करो। मैं कहा उस्ताद जी पढ़ूंगा। फिर उन्होंने मुझे नाम दिया 99 में। ओके। फिर मैंने अब्दुल गफ्फार से गफ्फार लहरी रखा। यानी लहरी साहब की इजाजत से आपको ये नाम लोग होते हैं रूहानी शागिर्द। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। मैं उनका जेन्युइन शागिर्द हूँ। जेन्युइन है, बिल्कुल सही। सब पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क में 1995 में करियर का आगाज हुआ, लेकिन उससे पहले तो बहुत काम कर रहे थे आप थिएटर के हवाले से। थोड़ा सा बताते हुए लाहौर सेंटर के। मैं स्टूडियो में फिल्म कर रहा था अपने कुड़ी मुंडा राजी जवेद रजा साहब। ठीक है। जो बशारत खान साहब पीटीवी से वहाँ स्टूडियो आए हुए थे, तो मुझे वो लेके आए पीटीवी में। एक अनैत बेलू हुआ करता था स्टेज का आर्टिस्ट। ठीक है। वो मुझे बशारत साहब के बाद लेके आए। तो टाकरा एक शो हुआ था, दिलदार पे भट्टी साहब, अल्लाह ताला ने करवट जैसी बता फरमाई। तो कहने लगे अनैत बेली कि मैं तुम्हें यहाँ गफारी ले आया हूँ, अब आगे तुम्हारी मेहनत है। बिल्कुल सही। तो फिर बशारत साहब ने कहा कि अच्छा मैं कुछ करता हूँ। फिर उन्होंने मुझे पहला शो मैंने जो टाकरा था दिलदार परवेज भट्टी साहब का मैंने किया। उसके बाद फिर मैंने यूनिस, वो अल्लाह ताला इतनी ज़िंदगी नहीं थी उनके पास, मगर जितना काम किया वो हमारे दिलों में ऐसा ही है, वो नहीं निकल सकता। और उन जैसा कोई नहीं है ही नहीं, हो भी नहीं और सकता। ना ही आएगा। बिल्कुल ऐसा ही। उसके बाद बहुत आए, मेरे लिए तमाम काबिल एहतराम रिस्पेक्टेबल है, क्योंकि ये जो पीटीवी हम यहाँ से सीखते हैं। यही स्टूडियो था? हाँ यही। अच्छा, ओके। कहाँ खड़े हुए थे? यहाँ तो हमने खड़े आए हैं। पहले तो बाहर लाइन लगी होती थी। अच्छा, ओके। बाहर से आना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। सच बताए कितने अरसा इंतजार किया? अरसा तो बहुत किया। बाहर लोग ऐसे हम लाइन पे लगे थे, हम रोटी लेने आए हुए यकीन कीजिए हमारी स्ट्रगल। हमें मालूम है कि आज हमें अपने 41 साल हो गए काम करते हुए, 33 साल पीटीवी करते हो गए। पीटीवी ये एक माई बाप है हमारा। ऐसा ही है।
पीटीवी पाकिस्तान टेलीविजन, ये हमारा माई बाप है। इफ्तिखार ठाकुर साहब कहते हैं कि नानका है ये मेरा। नानका, हाँ जी। तो फिर वो मैंने एक चूहे वाला आइटम तैयार किया ओके। कि चूहा बादाम कैसे खाता। वो फर्स्ट वो ऐसा क्लिक हुआ, फिर आज तक वो दुनिया के कितने चैनल्स हैं वो इस शो इसे बहुत पसंद करते हैं इस आइटम और को। इसकी फरमाइश मैंने आगे करनी है, लेकिन मैं पहले जरा जावेद साहब से भी गुफ्तगू। सर, पीटीवी कोयटा सेंटर, जी। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जितने सीनियर्स आते हैं, पीटीवी कराची सेंटर से आगाज़ हो या चकलाला जिस दौर में था, फिर इस्लामाबाद सेंटर पर, कोयटा सेंटर की फॉन्ड मेमोरीज और अपनी पहली एंट्री पीटीवी में। जी 1985 में मार्च में नई बिल्डिंग बनी पीटीवी की, तो अब चल रही थी सीरीज़ किरदार सीरीज़, ठीक है, उसमें कंपटीशन था 5 सेंटर का। ठीक है, तो बड़ा सोच समझ के प्ले करना होता था। तो कोयटा में फ़ीमेल आर्टिस्ट की तलाश में थे काजम पाशा और मेरे उस्ताद दोनों हैं, रिफरान इम्तियाज़ी साहब। तो आपने खातून का रोल किया? नहीं, मैं बता रहा हूँ। आपने दुपट्टा देख लिया? उन्होंने कहा ना खातून खातून का नाम मैं बताता हूँ। जी जी। तो वो खातून का रोल फिर किया लैला ज़ुबैरी ने। ठीक है। उनका भी पहला प्ले था। कोशिश ड्रामा, नहीं, आबरू आबरू किरदार सीरीज़ का। ओके, ठीक है। तो इसमें मतलब मैं भी क्लिक हो गया, लैला ज़ुबैरी भी। वो ड्रामे को बड़ा सराहा गया, क्योंकि उस प्ले की जो 50 मिनट का प्ले था, 10 दिन रिहर्सल की। तो फिर जब इतना उस पर काम किया जाए, तो तलफ़्फ़ुज़ पे, हर चीज़ पे, तो मैं कभी पहले टीवी में आया ही नहीं था। तो 20 अप्रैल को ऑडिशन दिया, उसमें मैं सिलेक्ट हुआ, फिर वो रोल किया। बिल्कुल सही। तो उसके बाद जो बहुत ज़्यादा मुझे फेम मिला वो कोशिश ड्रामे से। बिल्कुल सही। और कोशिश ड्रामा सीरियल की फॉन्ड मेमोरीज भी आप लोगों के साथ कुछ ही देर में हम शेयर करेंगे, और ये वो यादगार लम्हात हैं जिनको हम दोबारा से तरोताज़ा करना चाहते हैं। शाहिद साहब, 1978 में? जी 1978 में। ठीक है जी, मेरी फर्स्ट जुमला मुकम्मल करना है बाकी आपने। जी जी, फर्स्ट एंट्री यानी मेरा पहला ड्रामा। ठीक है। वो इस हवाले से इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि वैसे तो ये तारीफ करने के मुतरादिफ होगा, लेकिन अपना मैम सुंदर, ये रियलिटी है। रियलिटी ये है कि वो बड़ा स्क्रिप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था ना। ठीक है। स्क्रिप्ट ये था कि उसमें हमारी सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट ताहिरा नकवी साहिबा, अरे वो उसमें लीड कैरेक्टर कर रही थी। क्या बात है। ठीक है। तो जो फोकस था ना स्क्रिप्ट का, वो ये था कि जिनके वो ख्वाब देखती हैं, उनका सपनों का एक शहजादा है, उसकी आंखें बहुत खूबसूरत है। ओके, अच्छा। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो उन्हें अच्छी आंखों, खूबसूरत आंखों की तलाश थी। ठीक है। शायद उन्हें फिर मेरा पता चला, उन्होंने कहा शाहिद को बुलाओ। ठीक है। तो फिर वो मैं बुलाया गया और फिर वो मैं शूट हुआ, और वो सर वो ये उनका कार्ड स्क्रिप्ट रखें जो है वो जरा, मैं आपकी आंखों पे हम फोकस करें प्लीज जरा एक दफा। ठीक है, बिल्कुल सही। तो इस हवाले से ये बड़ा मुझे कभी नहीं भूलता कि इस हवाले से स्क्रिप्ट पे फोकस आंखों का था। आंखों का था। आंखों का था कि वो खूबसूरत आंखों के ख्वाब देखती है, यही कहानी थी। बिल्कुल और सही। वो आज की कहानी थी। बिल्कुल सही। ठीक है। उसके जाहिद उजैर साहब उसके क्या प्रोड्यूसर बात है यार, क्या तो बात। मुझे अच्छे। ये वाकया जो है वो हमेशा मेरी मेमोरी में शामिल है। तो कितनी हिचकिचाहट, कितना घबराना, वो दौर ऐसा 1970s का कि एक से एक बढ़ के बड़ा बड़ा नाम। मोस्ट जूनियर, मतलब शाहिद इकबाल मोस्ट जूनियर, वो मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट, लेकिन काम के हवाले से घबराहट तो नेचुरली इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। और यही स्टूडियो था? यही साथ? स्टूडियो था। आप किधर खड़े हुए थे ये बताएं पहले, आपकी प्लेसमेंट किधर? मैं यहाँ खड़ा हुआ या- था। जहाँ साइकिल पड़ी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अहमद, आपका बचपन भी पीटीवी में ही? और मेरा पहला शॉट भी मैंने ही पीटीवी को ही दिया है, पहला शॉट। Really? और मैं वही सोच रहा था कि मतलब मैं कौन सी जनरेशन है, इनकी कौन सी जनरेशन है, फिर भी मैंने स्टार्ट अप जो था मेरा वो पीटीवी से ही हुआ है। टोट बटोट एक वो होता था, एक प्रोग्राम show था होता बच्चों का। सुफी तबस्सुम साहब का। हाँ, तो सुफी वो फौजिया आपा वो करती थी। ठीक है। तो वो सब बच्चे हम लोग यहाँ पे आते थे, और मुझे याद है अम्मा नीचे बैठ के, मुझे छोटा सा था मैं, तो मुझे रेडी करते हुए उन्होंने मुझे कहा कि क्यों, अगर जब तुम्हें क्यों कहेंगे ना, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा डायलॉग है। ठीक है। और सब मुझे उन्होंने याद करके बताया कि तुम वहाँ पे जाओगे तो वो स्टेशन है, वहाँ पे स्टूडियो होगा, कैमरास होंगे, तो घबराना नहीं है। तो वो बड़ा मजेदार टाइम था, मैंने बड़ा एंजॉय तो किया। पहला शॉट याद है कि जब क्यों बोला तो? मैं इसी स्टूडियो में था शायद। ठीक है। और मैं इधर पीछे से आए थे हम लोग सब बच्चे, 3-4 बच्चों के साथ मेरा शॉट था, मुझे याद है। और मैं शायद एक दफा भूल भी गया था अच्छा। क्यों बोला, और मुझे नहीं याद था। और फिर उन्होंने कहा कि किधर हो, तो फिर मुझे
ज़रा पता लगा, लेकिन बड़ा मज़ा आया। लेकिन ये वो लर्निंग का प्रोसेस होता है बिनेश जी। सो मैडम ऑब्वियसली, और जिस दौर में गोल्डन एरा में आपने स्टार्ट किया, हमने अपने सीनियर से हमेशा सुना कि उस दौर में कोई एक रिहर्सल नहीं होती थी, यानी बाकी कैरेक्टर्स की भी लाइंस याद हो जाया करती थी। थोड़ा सा वो बताते हुए। होता ये था सुंदर के एक हम करते थे स्क्रिप्ट रीडिंग, ठीक है, उसके बाद हम करते थे रिहर्सल, ठीक है, पूरे ड्रामे की। तो हर कैरेक्टर बैठा होता था, उससे हमारी बाइंडिंग बड़ी अच्छी हो जाती थी कि एक दूसरे का पता चल जाता था कि इस ड्रामे में हमारा कैरेक्टर क्या है। तो एक रिहर्सल 7 रिहर्सल्स होती थी, 7 रिहर्सल्स होती थी हमारे सेट पे आने से पहले। ठीक है। और जो ज़रा थोड़ा सा क्लास में स्टूडेंट थोड़ा माठा होता था, उसको बिठा लिया जाता था कि अब तू जा नहीं सकता जब तक ये सही करके नहीं जाएगा। वेरी गुड। तो हम बैठते थे और मेरी अक्सर बारी आ जाती थी अच्छा, वैसे देख के यकीन नहीं कर सकता कोई, ठीक है। मुझे यकीन था। मुझे ये होता था कि ठाकर साहब जिस वक्त मेरी रिहर्सल लेते थे तो मैं पसीने पसीने, और मुझे होता था कि इन्होंने हमारे पास एक हमें जुमले दुरुस्त करवाने के, अदायगी के बेहतरीन तरीके से इल्ताफ सहन होते थे। बिल्कुल सही, तलफ्फुज़, तलफ्फुज़, ज़ेर ज़बर पेश की गलती वो ना हमें वो गलतियाँ निकालते थे हमारी। और मैं चूँकि पंजाबी थी तो मैं थोड़ी सी उर्दू पंजाबी में बोल जाती ठीक थी, है। तो मुझे दुरुस्त करने के लिए बिठा दिया जाता था कि ये जुमला सही नहीं है, अब तुम बैठो। तो वो रिहर्सल में हम लोगों को यूं लगता था कि ये कैरेक्टर हम पे तारी हो गया है, हम यही कैरेक्टर है, ठीक है। और उसके बाद जब काम होता था तो सुंदर वो काम वाकई एक मिसाल हुआ करता था। उस तरीके का काम अब नहीं हो रहा। लेकिन मेरी ये राय है कि आज भी अगर आप रिहर्सल शुरू कर लें, उसी अंदाज से आप करें, और जो बड़ों ने एक क्लास आपकी सेट की हुई है कि जो उन्होंने मेहनत की है उस तरीके से करें, तो अब भी बहुत से हीरे हैं जिन्हें आप तराश सकते हैं। बिल्कुल। और ये तमाम लोग जो हमारे सितारे हैं और बिहाइंड कैमरा भी, जिनको तरबियत पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क और रेडियो पाकिस्तान की तरफ से मिली, और वो अब जब हम देखते हैं इंडस्ट्री में काम करते हुए, तो वो अपने मुनफरिद अंदाज में उन्होंने नाम और मकाम बनाया, और देयर इज नो सब्स्टिट्यूट उनका। बिल्कुल सही। अच्छा जी, बातचीत का तो सिलसिला जारी है, लेकिन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और अहमद की आवाज़ बहुत खूबसूरत है, तो अहमद से आप लोगों की इजाज़त से फरमाइश की जा सकती है? तो आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में सजाद अली को ट्रिब्यूट पेश करते हुए। विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बलियार कोई ना ते किसे नू सुनानी कोई नहीं। अखां च दरिया कोल के मैं जख्मां दी थां ते रोड़ ला, रावी लंघ जावे जावे, हयाती पंजाबी बन जावे। मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी चो सान छोड़ ला, रावी लंघ जावे। रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बलियार कोई ना ते किसे नू सुनानी
कोई नहीं अखां च दरिया कोल के मैं जख्मां दी थां ते रोड़ ला रावी जी ख़वातीन औज़ात खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे पास हमारे सितारे मौजूद हैं, हमारे इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं जिनसे गपशप हो रही है, गुफ्तगू हो रही है। अच्छा जी, कुछ क्लिप्स भी रेडी हैं। मेरे ख्याल में शाहिद साहब का पहले क्लिप दिखाते हैं। शाहिद साहब, कुछ आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए। हाँ जी, वो मंशा याद साहब का लिखा हुआ था ड्रामा सीरियल, बिल्कुल सही, पूरे चांद की रात। तो उसमें मैंने कॉमेडी रोल किया, हालांकि बेसिकली आई एम नॉट अ कॉमेडियन, बिल्कुल ऐसा ही। मैंने लाइनें ही थ्रो की हैं हमेशा, लेकिन वो तारिक जमील साहब उसके प्रोड्यूसर थे। क्या तो उन्होंने कहा है कि ये डाकिए का रोल है इमाम दीन, जो हर वक्त शेर ही कहता रहता है, उल्टे सीधे शेर जो है ना, वो पूरे सीरियल में मैंने शेर बहुत बोले हैं। बिल्कुल सही। तो वो फोकस था उस बात पे ना। तो जरा पहले क्लिप देख लें, उसके बाद वापस आते हैं और फिर आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हैं। जी दिखाइएगा। कमाल, पूरे चांद की रात, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का शाकार। सर, इसमें आपकी सेहत कुछ बेहतर लग रही थी जी। आप पहचाने नहीं चाह रहे थे। बड़ी बड़ी मूछें और चश्मा उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा पहना। सर, मुझे उतरी इधर इसमें कि नहीं, कुछ ग्लू कहीं लूज पड़ गई हो, कुछ हुआ है ऐसा? नहीं, हमारे मेकअप मैन इतने अच्छे, हमारा स्टाफ इतना अच्छा, ये कैसे हो सकता है कि मूछ लगे और उतरे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर बताइएगा, ये रिकॉर्ड कहाँ पे हुआ ये वाला सीन? हमने लाहौर के करीब एक गांव है, ठीक है, तो वहाँ हमने ये रिकॉर्ड किया था। ठीक है। तो इसमें ये पहला एपिसोड का था, मंशा याद साहब का लिखा हुआ था, तारिक जमील साहब ने प्रोड्यूस किया था, और पूरे सीरियल में ये रोल जो है वो कॉमेडी था। और बाकी तो मसूद अख्तर साहब थे, नुमान जो है नुमान थे, और अच्छी कास्ट थी, बहुत अच्छी कास्ट थी। राहें के बाद, राहें भी मंशा याद साहब ने लिखा हुआ था, उसके बाद पूरे चांद की रात ये भी बड़ा सुपर डुपर हिट रहा। और इसके बाद आपका जो एक इमेज था कि सिर्फ सीरियस रोल्स करते हैं आप, वो इमेज टूटा और फिर यहाँ से फिर वो कॉमेडी के भी सफर का आगाज हुआ। लेकिन इससे पहले अपना सुंदर जी मैं कॉमेडी कर चुका था। ओके, वो था शीदा टल्ली। शीदा टल्ली, अच्छा सर मुझे सॉरी, मैं फिर इस्लाह करनी है ना, मुझे लगा शीदा टल्ली इसके बाद आया था। नहीं, शीदा टल्ली इससे पहले था। इससे पहले था। हाँ, बिल्कुल शीदा टल्ली 89 में था। 89, सॉरी, जब ये इलेक्शन हुए थे ना। बिल्कुल सही, मैंने आज बादाम नहीं खाए ना इस वजह से, सॉरी, बिल्कुल सही। बादाम से चूहा टुकदा है। वो भी आना है आपके आइटम की तरफ। जी सर प्लीज। बेसिकली ये इलेक्शन पे फोकस था। ठीक है। अताउल हक कासमी साहब का ये लिखा हुआ था। ठीक है। और मुश्ताक चौधरी साहब ने इसे प्रोड्यूस किया था, अली जाज साहब ने लीडिंग रोल किया। बड़े ठीक है। और शाइस्ता जबीन थी, अली जाज साहब हमारे लेजेंड हैं, उनका मैं बेटा बना हुआ हूं। ओके। और वो तोतला बोलता है। और ये सारी इलेक्शन की जो है ना वो कैंपेन है जो बाप बेटे ने करनी है और इलेक्शन जीतना है, और उसमें ज्यादा फोकस ये है कि अली जाज साहब को शीदा टली कहा गया। तो आपको कोई जुमले तोतले याद है? अरे प्लीज अगर म्यूजिक बंद करके। वही तोतले, अली जाज साहब और शाइस्ता जबीन बैठी हैं और साथ बेटा भी है। ये दूसरी शादी है अली जाज साहब की शाइस्ता जबीन से। ठीक है। तो ये माँ कहते हुए कुछ हिचकिचा रहा है, तो अली जाज साहब कहते हैं कहो कहो माँ कहो माँ कहो, तो कहता है माँ माँ माँ। तो उसके बाद ये कहता है कि हम इलेक्शन की मुखालिफ उम्मीदवार की बात कर रहा है, तो ये कहता है कि हमने जो है ना वो कब्रों वाली ज़मीन पर जो है ना कब्जा कर लिया है, अपने बाप अली जाज को कह रहा है। तो उसके बाद वो मैं डिलीवर कर देता हूँ, अब्बू अब्बू हमने ना तबलों पे तबदा तल लिया है। कमाल कमाल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और ख़वातीन साथ आप देखिए कैसे कैसे इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, ये एक्टिंग का काम मजाक नहीं और आसान नहीं है। जावेद साहब सर, आपकी भी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक। जी ख़वातीन हज़रात, क्या कमाल। ख़वातीन हज़रात, पीटीवी कोयटा सेंटर का शाहकार कोशिश ड्रामा सीरियल। सर बाकी की कहानी आप बताएंगे? इस सीरियल को कोयटा टीवी का पहला पीटीवी अवार्ड मिला था। एक्सीलेंट, अमेजिंग। तो आपको मालूम ही होगा 13 एपिसोड के होते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हेडक्वार्टर को इतना पसंद, लोगों को इतना पसंद आ रहा था, फिर ये 6 महीने चला, फिर उसके बाद 1 साल, फिर 1 साल के लिए उनको कहा 2 साल एक्सटेंड कर दें। एक्सीलेंट। लेकिन ये था कि मैं बाय प्रोफेशनल इंजीनियर एक्सियन हूँ,
तो मुझे भी इतना वो नहीं मिल सकता था टाइम। और फिर जो लैला ज़ुबैरी वो उनके खामन जो आर्मी बिल्कुल ऑफिसर सही। थे और इस्लामाबाद उनकी बेस्ड। हाँ उनकी इस्लामाबाद पोस्टिंग थी, तो इसलिए हम दूसरा साल नहीं कर सके। मज़े की बात बताऊं, पहला प्ले जो है आबरू था, और ना सुनने वालों को देखने वालों को यकीन आएगा ना आपको कि लैला ज़ुबैरी जो आपने क्लिप देखा इस वक्त जो आपको नज़र आई, इसमें लैला ज़ुबैरी अयूब खोसो मेरा बड़ा भाई उनकी माँ बनी है, अच्छा ओके, और मैं छोटा भाई था। आप छोटे भाई थे, अच्छा तो ड्रामों में ये चलता है चलता सारा। है। सर तो फिर पहला ऑटोग्राफ याद है? पहला ऑटोग्राफ कौन से प्ले के बाद मिला? पहले प्ले के बाद ही किसने लिया पहला ऑटोग्राफ, किसने मांगा, याद है? नहीं मैं, क्योंकि मैं बताया ना, क्योंकि सर्विस के सिलसिले में ज़्यादा सही। बिजी रहता था, तो ऑफिस में इतना मांगा? मैं इतना वो बाहर नहीं इतना जब घर से मतलब वो है घर ऑफिस से किसी ने मांगा ऑटोग्राफ के लिए? ये बता दे, छोड़ दे बाकी चीजें। घर वाले सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये हाँ होता जी, है। वो जब कोशिश चला तो वो फिर जब बच्चों की लाइनें लगी होती, स्कूल के बच्चे हाँ। आते थे, तो वो फिर मुझे कई घंटे लग जाते थे ऑटोग्राफ देने। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो उस वक्त मैं बड़ा कमाल है। अच्छा जी, लहरी साहब सर, अब आप हैं और आपकी ऑडियंस है जी। उस्ताद जी का आप जिक्र कर रहे थे, लहरी साहब का। तो एक फिल्म थी एहसास, एहसास, हाँ जी। लहरी साहब और रंगीला साहब, और रंगीला साहब रिश्ता लेने के लिए आते हैं लहरी साहब से। अब ये देखना कि रिश्ता वो कैसे लेने आया। अब दोनों लेजेंड, और वो फेस एक्सप्रेशन के, और जो मेरे उस्ताद ये अपने जुमले खुद लिखा करते थे, किसी का ये जुमला नहीं बोलते थे, अपने लिखे हुए। अब अंदाज़ क्या कि रंगीला साहब किस अंदाज से आए हैं, और लहरी साहब ने सिर्फ एक ही बात करनी है, एक ही जुमला बोलना है, तो वो जुमले से लोग कह के लगाते थे। अब रंगीला साहब आए, लल्ला नहीं एक ही हो गया शेर साहब, शेर साहब हिम्मत नहीं पा रही कि चपेड़ी ना कट मारे शेर साहब या अल्लाह मेरी लत्तां कंबल लग पई हैं, खैर वैसे या अल्लाह मैंने मिर्गी ना किते पाए शेर साहब शेर साहब मुझे अपनी फर्जंदगी में ले लीजिए यम यम यम। तो उस्ताद जी लहरी साहब बोले, देखिए बरखुरदार बात ये है कि हम अपने ख़ानदान में एक और गधे का इजाफा नहीं कर रहे। गुड वन। ये थे उस्ताद मोहतरम लहरी साहब, अल्लाह ताला उन्हें करवट जन्नत आमीन आमीन और ऐसे फनकार ना रंगीला साहब जैसे पैदा होंगे, ना उस्ताद लहरी साहब पैदा, ना मनोज ज़रीफ जैसे पैदा होंगे, ना अली इजाज़ जैसे पैदा होंगे, ना मकसूद अख्तर जैसे पैदा होंगे। ये एक लेजेंड थे, एकेडमी है ये एकेडमी जिनसे हम सीखते हैं। और वो एक मेरा एक बड़ा हिट हुआ था चूहा बादाम। प्लीज, हाँ मैं वही उसी तरफ आ रही थी जी, उसके बगैर तो नामुमकिन। एक मैंने चूहे को देखा बादाम खाते हुए, उसका फेस देखना है कि फेस एक्सप्रेशन, एक मुझे अल्लाह ने ये आर्ट दिया है कि 1 से लेकर 50 तक फेस को मैं चेंज कर सकता हूँ बगैर मेकअप से। ओके ठीक है, ये अल्लाह ने एक आर्ट दिया है मुझे। अब ये लहरी मैंने देखा कि एक चूहा ना, अब ये देखना है कि एक चूहे को बादाम खाते हो, चूहा बादाम किस अंदाज से खा रहा है। जब कड़वा बादाम आ गया थूका कैसे और भागा कैसे। जो गोदाम का मालिक है उसे खटखटा की आवाज़ है, शायद अंदर कोई चोर घुस गया, उसने आके दरवाज़ा खोला, दरवाजे की आवाज़ क्या, चूहे ने उस मालिक को पाँव से लेकर सर तक किस अंदाज से देखना। क्या बात। हाँ, अब उसके फेस एक्सप्रेशन और दांतों की आवाज़ और गले की आवाज़। जो अपना गोदाम का मालिक है उसने आगे दरवाजा खोला, चूहे की जान से कि किसी ने दरवाजा खोला, चूहे ने इधर देखा, इधर कोई नहीं, पाँव नजर आ गए जिसने दरवाजा खोला, पाँव से लेकर सर तक किस अंदाज से देखना है, कड़वा बादाम आगे थूका कैसे और भागा कैसे। गुड वन। ये एक कमाल कमाल चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में आती हैं। 2 आदमी थे अनपढ़, बाहर के मुल्क चले गए,
वैसे चूहे का रोल आपने किया? हाँ जी, बस ये देखें कि शुक्र है मैंने आपको कोर्ट को टुक नहीं लिया। मैं वही कह रही थी कि ये ना हो जाए। मुझे डर था ये खिड़की ना लगा ले। सर चूहे भी इंस्पायर हो जाएंगे आपके फेस एक्सप्रेशन से, ये तो पक्का हो गया, डन है। और ये एक बड़ा एक अल्लाह की तरफ से है बाल। मैं रोज़ाना, आज फिर मेरा पहला दिन है, आज मैं फिर सीखने के लिए कुछ आया हूं। इसमें क्या है? वेरी गुड। वो दो आदमी अनपढ़ बाहर के अंदर चले गए। आपको पता कि बाहर हराम और हलाल खाने पकाए जाते, दोनों टेबल में बैठ गए, आपस में गुफ्तगू किस अंदाज से कर रहे हैं। या उम्मीद है तो उन्हें इंग्लिश नहीं आती, आती अपने आप को नहीं। मैं कहना कि ठुडे ना खा ली, मैं बहरे ਨੂੰ बुला लगा, बोली ना उनका यार बुलाएं यार। आप बहरे को किस अंदाज से बुलाया, खाना किस अंदाज से मांगा, इंग्लिश नहीं आती। उस बहरा दूर से देख रहे, अच्छा मच्छर मारे, बहरा नज़दीक आया, यस। अब वो पहले बोला कि यारो दिस इज तोसा। बहरा परेशान, तोसा कौन सी डिश निकले? ओ यार अन्न पानी, व्हाट अन्न पानी? ओए यार फुलके व्हाट फुलके? मैं चपेट कर मारनी। वो तो इंग्लिश नहीं आती, वो तो मजाक उड़ान दिया। बहरे को पता चल गया इनको इंग्लिश नहीं आती, जाते दो डिश कोरमे की रखे ना उनके सामने रख देता है, दोनों बहस रहे। ये मीडिया बतख का गोश्त है? कहता नहीं बतख का नहीं, मुर्गे का। ਇਹ बतख का गोश्त है साडे मरले, जेड़ी बतख रेड़े थले आंदी, मेरा बापू खुद लाल कहता मैं ते सौ के दादी नाल मेरे पीछे पूछ ली। ये बतख का गोश्त है। अब दोनों की दो पर शर्त लगी, बहरे को बुलाया, इन्होंने बारों बारी जानवर और परिंदों की आवाज में पूछ रहे कि गोश्त की चीज। अच्छा ओके, जानवर ठीक है, इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। और बहरे को पता इनको इंग्लिश नहीं आती, उसने भी जानवर की आवाज में बताने कि ये गोश्त किस चीज का है। बहरे को बुलाया, मेरा नजदीक है, यस। पहले बोला बहरा बोला ओ नो, ओ नो। फिर पहला बोला ओ नो, ओ नो। फिर साना बोला ओ नो, ओ नो। फिर पहला बोला ओ नो, ओ नो। फिर साना बोला ओ नो, ओ नो। फिर पहला बोला ओ नो, ओ नो। फिर साना बोला ओ नो, ओ नो। फिर पहला बोला बाकी कोई जानवर बचा भी। ओ नो। फिर साना बोला ओ नो, ओ नो। तो फिर गोश्त की चीज का है? कमाल कमाल, हमें नहीं मालूम कहाँ आगे पहचाना है। और आप और सोचे ख़वातीनो हज़रात कि लहरी साहब जब जाते हैं परफॉर्म करते हैं हज़ारों नहीं लाखों लोगों की तादाद में, तो वो जो इंस्टेंट रिएक्शन आता है ना, वो उस वक्त का रिएक्शन होता है। क्यों अहमद? बेशक। हाँ, अपने आप लोगों ने मिस्टर बीन देखा? जी प्लीज। हाँ जी। मिस्टर बीन के 3 फेस है। देखो अब मैं मिस्टर बीन नहीं हूँ, सिर्फ एक आर्ट है अल्लाह ने दिया हुआ जो। तो ये मिस्टर बीन आप कम भी नहीं है मिस्टर बीन नहीं, से। मैं कुछ नहीं, कोशिश बस कोशिश करते रहते हैं। ये मेरे जो उस्ताद हैं, ये जो टेक्नीशियन है, ये सारे मेरे उस्ताद हैं। सही। मैं इनसे ही सीखता हूँ रोज। ताबीर भी आपके उस्ताद हैं? हाँ जी, सब मेरे उस्ताद हैं। चलें। वो तो बड़े उस्ताद हैं। अच्छा, बड़े उस्ताद हैं। अच्छा, मिस्टर बीन के 3 फेज, एक सोचने का, एक गुस्से का और एक खुशी का। खुशी में जब आएगा आपको मुकम्मल मिस्टर बीन नजर आएगा। ये आप सोच रहे हैं मिस्टर बीन। अब ये गुस्से में आएगा। शुक्र है गुस्सा बीन जी की तरफ नहीं आया। अब ये खुशी में आ रहा है, मुकम्मल मिस्टर बीन नजर आएगा। ओ मिस्टर बीन, एक्सीलेंट 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 एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, अमेजिंग, थैंक यू पाकिस्तान जिंदाबाद, थैंक यू। अमेजिंग अमेजिंग, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और ख़वातीनो ज़ात मैं आपको ये बता दूं बात, ये आसान काम नहीं होता। शक्लें, अपनी शक्ल को, एक्सप्रेशंस को इस तरह फ्लेक्सिबल करना, मैं अगर बहुत सादा अल्फाज में कहूँ तो ये आसान काम नहीं। तो हैट्स ऑफ टू यू सर, हैट्स ऑफ टू यू। और इसी के साथ बीनू जी आपका शुक्रिया अदा मैडम करते हुए, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप पीटीवी की फैमिली का हिस्सा है, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। शुक्रिया आप लोगों का जिन्होंने मुझे याद रखा। नहीं, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। आपको भूले ही नहीं। थैंक यू। जिनको भूलेंगे उनको याद करेंगे, आप तो हमारी अपनी है। बहुत शुक्रिया। बहुत प्लीज शुक्रिया, बैठिएगा, प्लीज thank you। बैठिएगा। लेरी साहब सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको सलामती दे और पाकिस्तान टेलीविजन हमेशा ये कायम-ओ-दायम रहे, हम लोग सीखते रहें। थैंक यू सो मच। जावेद साहब सर, थैंक यू, प्लेजर सर।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया और पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपका सब बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। ये सिर्फ यकीनन हमारा घर है, हमारी बहुत यादें वाबस्ता हैं। वी लव पीटीवी, वी लव ये एडिक्शन, एक्टिंग हम सब की एडिक्शन है और इस एडिक्शन को सिर्फ पीटीवी ने ही पूरा किया है, स्टार्ट भी इसने दिया है, हमारा सब कुछ है, वी लव इट। थैंक यू सो मच सर। और अभी थोड़ी देर में 15 मिनट में कॉरिडोर में मुलाकात होगी, सलाम करेंगे हम आपको। थैंक यू सो मच अहमद, थैंक यू सो मच। जीते रहें, खुश रहें, अल्लाह आपको बहुत खुशियां कामयाबियां दे, आमीन सोम आमीन। अनम, थैंक यू सो मच, आप भी जीती रहें। एंड अमेजिंग परफॉर्मेंस आपकी भी तरफ से, खाने की प्रेजेंटेशन इज गुड। हमने आपसे रेसिपी भी पूछी, थैंक यू सो मच। और ख़वातीन ज़ात आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यस, खुदा हाफिज। लेकिन उससे पहले अहमद की आवाज़ में खूबसूरत सा गाना सजाद अली साहब को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। बहुत सारी क्लैप में आ जाइएगा। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा